वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। 3 सितंबर 2025 को बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से रिलेटेड एक अपडेट निकल कर आई थी, जो कि काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो फिलहाल उस अपडेट में यहाँ पर 4 डिमांड्स के बारे में बताया गया था, जो कि बीएसएनएल कर्मचारियों की तरफ से थी। ठीक है, अब जो बीएसएनएल मैनेजमेंट है वो इन डिमांड्स को यहाँ पर जब डिमांड्स कर्मचारियों ने रखी तो इस पर क्या मैनेजमेंट का जवाब दिया इस इन डिमांड को पढ़ने के बाद। और बीएसएनएल मैनेजमेंट की जो 4 डिमांडें हैं, इसमें ऐसा क्या है, क्या यहाँ पर डिमांड की उन्होंने, इन चारों डिमांड्स के बारे में बताऊंगा और पूरी डिटेल तरीके से एग्जांपल देकर, ठीक है, कि क्या डिमांड्स में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो चलिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए गाइस, सबसे पहले जो डिमांड है, फिटमेंट फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव शुड बी एट पर विद द एग्जीक्यूटिव। दिस पॉइंट शुड बी मेंशन्ड इन द वेज रिविजन एग्रीमेंट। तो गाइस, जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, इसका सीधा सा मतलब ये है कि देखिए, हम थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं इसको। इसका मतलब ये है कि किसी भी कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों को, चाहे वह ऊंचे पद पर हो चाहे वह निचले पद पर हो, यह बात उनके वेतन संशोधन में लिखी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सारा वेतन समान मिलना चाहिए, कि सभी कर्मचारियों का लाभ मूल्यवान होना चाहिए और किसी को भी उनके पद के कारण कम वेतन नहीं मिलना चाहिए। ठीक, तो कुछ यहाँ पर थोड़ा सा उदाहरण दिया है, उसको उससे समझते हैं। एक कंपनी में जहाँ 2 तरह के लोग काम करते हैं, कार्यकारी कर्मचारी और गैर कार्यकारी कर्मचारी। इसका जिक्र पहले मैंने वीडियो में बताया आपको, एक बार और देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज और एक नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज के बारे में देखते हैं। इनमें कंपनी के मैनेजर और उच्च अधिकारी शामिल होते हैं, जो कि कंपनी का मेन डिसीजन लेते हैं। ठीक है, आप गैर कार्यकारी कर्मचारी नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज में क्या आता है, इनमें क्लर्क, तकनीशियन और सहायक कर्मचारी शामिल होते हैं, जो रोजमर्रा का काम करते हैं। इस विचार के अनुसार एक नए मैनेजर का वेतन पुराने क्लर्क के वेतन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों का योगदान कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर किसी कंपनी में यह नियम लागू होता है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी में पद के आधार पर वेतन में कोई भेदभाव नहीं होता है। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। मैनेजमेंट शुड गिवन एन एश्योरेंस दैट द पे स्केल्स इम्प्लीमेंट इन दिस रिवीजन शुड नॉट बी मेड द बेसिक फॉर द नेक्स्ट वेज रिवीजन। ठीक है, देखिए, इसका मतलब है जब कंपनी या संगठन अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ा रही है तो उन्हें यह वादा करना चाहिए कि इस बार जो नया वेतन तय किया है उसे अगली बार वेतन बढ़ोतरी, जैसे कि 5 साल बाद का शुरुआती बिंदु न माना जाए। इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल से, मान लीजिए कि एक कंपनी में एक कर्मचारी की अभी सैलरी 50,000 रुपये। अब सामान्य तरीका, मतलब सामान्य जो फिलहाल पे स्केल के हिसाब से यहाँ पर वेतन बढ़ाती है, उसके हिसाब से अगर कंपनी 10% वेतन बढ़ाती है तो 55,000 सैलरी हो जाती है 50 से। ठीक है, अगली बार जब वेतन बढ़ता है तो अगर 3 साल बाद अगर वेतन बढ़ा तो यह जो सैलरी है ये हो जाती है 55,000 के समथिंग। ठीक है, अब जो बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ क्या चाह रहे हैं वो देख लीजिए। इस बार कंपनी ने आपकी 50,000 की सैलरी 10% बढ़ोतरी करके नई सैलरी 55,000 कर दी। ठीक है, आप 50,000 से 10% बढ़ोतरी करके 55,000 हो गई। लेकिन साथ ही कंपनी आश्वासन भी देती है कि अगली बार जब वेतन बढ़ेगा तो 55,000 पर आधारित नहीं होगा, बल्कि वह पुरानी वाली सैलरी जो कि 50,000 मिलती थी शुरू में, उसी पर आधारित होगा। ठीक, मतलब आप जैसे ये थर्ड पीआरसी मिल गई, इसके बाद जब फोर्थ पीआरसी मिलेगी तब थर्ड पीआरसी में जो 50 से 55 किए थे तो 55,000 से सैलरी में वापस से फोर्थ पीआरसी लागू नहीं होगा, ये 50,000 से होगा। ऐसा बीएसएनएल एम्प्लॉयज का यहाँ पर कहना है। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट्स पढ़ते हैं, क्या है उनकी तरफ से। लॉस ऑफ पे टू एनी एम्प्लॉयज आफ्टर इम्प्लीमेंट ऑफ दिस वेज रिवीजन शुड बी कंपेंसेटेड बाय ग्रांटिंग एडिशनल इंक्रीमेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या मांगा गया है। जब वेतन संशोधन सैलरी रिवीजन लागू होता है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी कर्मचारी को नुकसान ना हो, और उसके साथ यदि किसी को संशोधन के बाद पहले से ही कम वेतन मिलने लगे तो इसकी भरपाई के लिए अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी अपने सभी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए नया वेतन स्ट्रक्चर तैयार करती है। ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर। एक कर्मचारी अजय, जिसका अभी का मासिक जो सैलरी है 40,000 है, नया स्ट्रक्चर लागू होने के बाद उसके पद के लिए निर्धारित वेतन 38,000 हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति में अजय को 2,000 का नुकसान हो रहा है सीधा से।
ये सबको पता है 40,000 रुपये मिल रहे थे उसको पहले, और फिर बाद में पीआरसी लागू हो गया, उसके बाद 38,000 रुपये सैलरी स्ट्रक्चर में 38,000 रुपये उसको फिक्स हो गए। अब ऐसे में 2,000 का नुकसान हो रहा है उसको। अब इस नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी को अजय को कम से कम 2,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जानी चाहिए। इससे क्या है कि उसका कुल वेतन 40,000 से कम ना होगा, और इस तरह यह सुनिश्चित हो जाएगा कि संशोधन के लिए किसी को भी घाटे का सौदा ना हो। ठीक है, यह नियम कर्मचारियों के हित में होता है और उन्हें आश्वस्त करता है कि वेतन संशोधन का उद्देश्य वेतन को बढ़ाना है, न कि घटाना। यहाँ पर गाइस अब चौथे पॉइंट पर आते हैं कि यहाँ पर चौथा पॉइंट में जो बीएसएनएल एम्प्लॉइज है उन्होंने क्या बताया है, क्या दिया है, क्या डिमांड की है। वेतन में बढ़ोतरी या किसी भी तरह के बदलाव के बाद कर्मचारियों को अक्सर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि वेतन में, जैसे कि जो सैलरी इंक्रीज होगी बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के बाद, तो इसमें बहुत सारे परेशानी आती है। देखते हैं क्या परेशानी। ये परेशानी सैलरी से जुड़ी हो सकती है, नई सैलरी स्लिप को समझना, टैक्स की गणना करना, या फिर बैंक खाते में सही समय पर सैलरी ना आना। ठीक है, 3 यहाँ पर दिक्कतें बताई है कर्मचारियों की तरफ से। इन सभी परेशानियों को ही अस्थिरता कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाया था सैलरी में जो ठहराव हो जाता है वेतन वृद्धि में, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसको अस्थिरता बोलते हैं। इसे आसान शब्दों में समझे तो जब कंपनी वेतन संशोधन लागू करती है तो उसके बाद कर्मचारियों को कुछ समय के लिए नई व्यवस्था से तालमेल बिठाने में दिक्कत हो सकती है। कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस बदलाव की वजह से किसी भी कर्मचारी को यहाँ पर परेशानी ना हो। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, नई सैलरी स्लिप को समझना। जैसे कि नई सैलरी स्लिप आती है, मान लीजिए कंपनी 50,000 रुपये सैलरी बढ़ाकर 60,000 रुपये हो गई है। ठीक है, थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद सिर्फ मानना है कंपनी ने नई सैलरी स्लिप दी है, लेकिन उसमें कुछ भत्ते अलाउंसेस जोड़ दिए गए हैं जिन्हें समझना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ठीक है, इस स्थिति में कंपनी के एचआर विभाग को आपकी मदद करनी चाहिए और नई सैलरी के हर एक हिस्से को ठीक से समझाना चाहिए। यहाँ पर टैक्स को कैलकुलेट कैसे करें। सैलरी बढ़ने से टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है। अगर किसी कर्मचारी को यह समझ नहीं आ रहा है कि उसे कितना टैक्स देना है या फिर कितना नहीं, तो कंपनी को एक वित्तीय विशेषज्ञ जैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से उसे ये जानकारी देनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है भुगतान में देरी। वेतन में बदलाव के बाद अगर किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से सही समय पर सैलरी नहीं आती है तो कंपनी को तुरंत उस समस्या को ठीक करना चाहिए और कर्मचारियों को भुगतान की स्थिति के बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो ये जो 4 यहाँ पर डिमांड करी गई थी 3 सितंबर 2025 के अपडेट में, ये एक हिसाब से जाहिर सी बात है कि जो कर्मचारी है उनकी तरफ से ज़रूरी भी है। 3 सितंबर 2025 की जो अपडेट आई थी, इसमें ये जो 3 डिमांड यहाँ पर सुनने के बाद मीटिंग्स में जो मैनेजमेंट है और जो एचआर है, डायरेक्टर साहब, इन्होंने जो अगली मीटिंग 11 सितंबर को तय की गई थी। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पर 9 सितंबर हो चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब 1-2 दिन बाद न्यू अपडेट आने वाली है थर्ड पीआरसी से रिलेटेड। तो भैया आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि 11 सितंबर आने वाला है। देखते हैं क्या न्यूज़ आती है निकल कर थर्ड पीआरसी के बारे में। तो फिलहाल ये 4 पॉइंट थे, मुझे क्लियर करने बहुत ज़रूरत है। मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि क्या इन 4 पॉइंट को मैं क्या डिटेल तरीके से बताया गया वो बताइए हमें। ठीक है, तो फिलहाल क्लियर कर दिए हैं। इस अपडेट से रिलेटेड कोई डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।